हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे जो है आज से कक्षा 7 बिहार बोर्ड का जो विज्ञान है उसको ही पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका जो। तो चलिए आज जो है हम लोग यहाँ पे ऊष्मा है, ऊष्मा के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय 3। ठीक है। तो अध्याय 3 में ऊष्मा दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे और इसका जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ जो इसका पार्ट 1 है, ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, इसका जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसको हम लोग देख लेंगे और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। ठीक है। तो आइए हम ऊष्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिया वस्तु। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वस्तु क्या होगा, ठंडा होगा या फिर गर्म होगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठंडा। उसी तरह चाय के कप में डाली गई चम्मच, तो क्या हो जाएगा, जब चाय के कप में जब हम चम्मच को डालेंगे तो हो जाएगा गर्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गर्म और यहाँ हो जाएगा आइसक्रीम ठंडा। उसी तरह जब पूरी तलने के समय तवे की डांट क्या होगा, जब उसको हम पूरी तलने के समय जब पूरी की डांट क्या हो जाएगा, वो कि हल्का गर्म रहेगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, गर्म भी लिख सकते हैं, या फिर गर्म तो नहीं लेकिन वो ठंडा रहेगा, क्योंकि उसके जो पीछे में जो है लकड़ी का बैट या फिर जो भी प्लास्टिक का बैट लगा था वो ठंडा ही रहेगा। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो दिया ऊष्मा, ठीक है, तो ऊष्मा किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पे जो है इसको पहले ही नोट करके रखा हुआ है। देखिए ऊष्मा जो है, यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण उनके बीच स्थानांतरण ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे, ऊष्मा कहेंगे। ठीक है। अब जो है आप क्या कीजिए, इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब जो ये किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है, यानी ऊष्मा जो होता है किसी पदार्थ क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा होगा। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है ना। और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा, जिसको हम लोग जे के द्वारा दिखाते हैं, यानी कैपिटल जे के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कटोरी में क्या है कि जो गर्म है और ठंडा पानी है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे उंगली डाल करके यहाँ पे अनुभव करना है कि ठंडा है कि गर्म है। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे दिया ताप। ठीक है। तो देखेंगे ताप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं बारी बारी से। तो देखिए अब जो है सबसे पहले हम देखेंगे ताप। ठीक है। ताप यानी कि टेम्परेचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ताप क्या, ताप यह बतलाता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या फिर कितनी ठंडी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ताप का जो यहाँ परिभाषा था उसको लिख लिए हैं। उसके बाद अब जो ताप मापना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना ताप का मापना, ठीक है, तो यहाँ जो दिया हुआ इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ताप मापना क्या होता है, थर्मामीटर। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मामीटर, क्योंकि कोई भी ताप होता है हम किसी से नापते हैं, थर्मामीटर से ही नापते हैं। ठीक है ना। जैसे ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति यंत्र को थर्मामीटर या फिर तापमापी कहते हैं। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे देखेंगे जो थर्मामीटर है उसका प्रकार। ठीक है। थर्मामीटर जो प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा देखेंगे यहाँ पे, जो पहला होगा डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा होगा प्रयोगशाला थर्मामीटर और तीसरा है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है ना। तो ये जो तीनों यहाँ पे जो थर्मामीटर है, उनको तीनों को जो है हम क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। कहता है जिस युक्ति या फिर यंत्र, ठीक है, से हमारे शरीर का ताप मापा जाता है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टरी थर्मामीटर दिया हुआ है, कुछ ये थर्मामीटर जो है इस प्रकार का रहेगा। यह क्या होगा कि यह जो है एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है ना। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है और उस बल्ब में क्या भरा हुआ रहेगा, उस बल्ब में जो पारा भरा हुआ रहेगा। ठीक है ना।
उसके बाद जो है जब गर्म होने पर बल्ब का पारा क्या होगा, बारीक नली के ओर फैल जाती है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है। यदि धारी ठीक से दिखाई न देती हो तो थोड़ा घुमाने से दिखने लगेगी। ठीक है, जब थर्मामीटर थोड़ा ऊपर नीचे कीजिएगा तो आपको क्या होगा, वो दिखाई देने लगेगा। अब देखिए थर्मामीटर आपको ताप मापने का जो 2 मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग की जाने वाली यह स्केल सेल्सियस डिग्री तथा फ़ारेनहाइट डिग्री में होता है। ठीक है, अब डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि फ़ारेनहाइट में जिसका मान होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम डॉक्टरी थर्मामीटर लिखे थे यहाँ पे देख लिए थे, इसका जो डेफिनेशन था यानी परिभाषा था यहाँ भी लिखे थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे कि डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में पारा भरा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम जो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं, जो कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसका जो दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ जितना बात सारा यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियाँ। जब हम थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो उसका क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे उपयोग करने से पहले, ठीक है ना, इसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी उसमें कीटाणु हो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। उसके निश्चित कर ले कि पारा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है, यानी सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से झाड़ देना चाहिए, उसके बाद ही उसका यूज करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए थर्मामीटर पढ़ते समय केश नली आँख के सामने हो। ठीक है ना। उसके बाद उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है, तो उससे कोशिश करना है कि जो कठोर वस्तु उसे दूर ही रखना चाहिए। ठीक है ना। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए, उसका जो बल्ब होगा नीचे में उसको नहीं पकड़ना होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था पहले ही हमने यहाँ पे लिख लिया था इस चीज़ को। यहाँ पे है 37 डिग्री से लेके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे नोट कर लिया था। ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है तालिका, तो इसमें जो है कुछ व्यक्तियों की यानी स्वस्थ व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है, और उनका जो शरीर का ताप जो है डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए उस चीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे सावधानी में दिया हुआ है, डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का जो ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने अथवा आग के समीप ले जाने से यह टूट सकता है। अब मान लीजिए इसका उपयोग जो है आप गर्म पानी में रख दीजिएगा, तो उसमें करने से क्या होगा, ये काम नहीं, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है वहाँ पर उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी को यानी खौलते गर्म पानी को मापने के लिए जो है अलग थर्मामीटर, जिसको हम लोग प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रयोगशाला तापमापी क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इसका क्या क्या परिभाषा को पहले लिख लिया है। तो देखिए प्रयोगशाला तापमापी क्या होगा, वैसी युक्ति या फिर यंत्र जिसका उपयोग प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाया जाता है, उसे प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी के बल्ब में पारा भरा जाता है, यानी कि इसमें भी पारा भरा जाता है। ठीक है ना। इस थर्मामीटर का परिसर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका उपयोग शरीर के ताप मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका उपयोग जो है शरीर का जो ताप है उसको मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज़ दिया हुआ था इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग में सावधानियाँ क्या क्या है। तो देखिए तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यानी कि तिरछा नहीं, यानी कि उसको जो है सीधा एकदम खड़ा रखना चाहिए, उसको तिरछा उर्छा नहीं करना होगा। उसके बाद तापमापी का बल्ब उस तरल अथवा जल से पूरी तरह से घिरा हो जिसका ताप मापना, यानी कि उसका जो बल्ब जो होगा ना
जिसका भी हम ताप मापेंगे तो उसका क्या होगा, बल्ब उससे घिरा होना चाहिए, बल्ब बर्तन की दीवार को नहीं छुए, यानी कि उसको थोड़ा ऊपर ही रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब जो है यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दिया हुआ लास्ट में एक दिया हुआ डिजिटल थर्मामीटर कहता है कि अब डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि एक थर्मामीटर आता है जो डॉक्टरी यूज़ के लिए किया जाता है। तो उसमें देखिएगा जो उसमें पारा नहीं भरा होता, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, अंक आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी जो गणितीय अंक होगा वो आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या इसका परिभाषा है, मतलब वैसी युक्ति या फिर यंत्र जिसमें पठन अंक दिखाई देता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल थर्मामीटर कहेंगे। ठीक है ना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इस युक्ति से ताप का मापन क्या होता है, सुविधाजनक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आपको जो इधर उधर झाड़ना नहीं पड़ेगा, उसको जो आराम से क्या करें, उसका जो नंबर होगा, नंबर उठेगा, आप वहाँ से नंबर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो पारे का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो डिजिटल थर्मामीटर होगा उसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे जो ऊष्मा का स्थानांतरण। चलिए उसको देखने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और था, देखिए अब जो है तापमान के विभिन्न मापक्रम। ठीक है, तो हमारे शरीर के जो तापमान है, ठीक है ना, यह तापमान के दो प्रचलित मापक्रम हैं। तो कौन कौन सा है, एक जैसे कि हम देखें डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिग्री और सेल्सियस, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, डिग्री सेल्सियस के बारे में कि इसको किसने खोजा था। देखिए इसका जो खोज करता कौन थे, इनको खोजे थे एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ये 1742 में यानी सेल्सियस का खोज किए थे। ठीक है, और इसमें जो निचली नियत बिंदु होगा वो 0 और ऊपरी जो होगा 100 मतलब माना जाता है। इनके अब जो कि अगला पॉइंट में देखेंगे कि इनके बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, यानी इनके बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जो कि प्रत्येक भाग को 1 डिग्री लिखा जाता है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे फ़ारेनहाइट के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे है फ़ारेनहाइट का मापक्रम। ठीक है ना, तो देखिए इसका खोजकर्ता कौन थे, इनका खोजकर्ता फ़ारेनहाइट ही थे। ठीक है ना, तो इन्हीं के नाम पर जो है फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट नाम दे दिया गया था, जो कि ये रहने वाले इंग्लैंड के थे। ठीक है ना। तो अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे, इसकी निचली बिंदु जो है ना 32 तथा ऊपरी नियत बिंदु जो है 212 माना जाता है। और इनके जो बीच की लंबाई है, ठीक है, 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। देखिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ पे 180 बचेगा, यानी कि 212 में से 32 को घटा तो 180 ही बचेगा। तो इसकी जो बीच का लंबाई है उसको 180 बराबर भागों में बांटा जाता है, और इसका जो प्रत्येक भाग को जो है ना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने जो सेल्सियस मापक्रम क्या होता है और इसका खोजकर्ता कौन थे वो भी हम लोग देख लिए, और इनका जो माप कितना होता है वो भी हम देखें। उसका फ़ारेनहाइट का जो मापक्रम क्या है, इनके खोजकर्ता कौन थे वो भी हम देख लिए हैं, और इनके जो कितने जो भाग में बांटा है तो वो भी हम देख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है कहता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ क्रियाकलाप 5 में एल्युमिनियम अथवा लोहे जैसी किसी धातु की छड़ अथवा चिपटी पट्टी लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े समान दूरी पर चिपकाइए, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना ये चिपका हुआ। ठीक है ना, तो चिपकाइए, छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच दबाकर रखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए तथा ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो कैंडल जला दिया, मोमबत्ती को जला कर इसको क्या किया है, गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे जो है ना ये जैसे से गर्म होगा तो यहाँ जो मोमबत्ती जो चिपका हुआ तो धीरे धीरे क्या यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये गिरना यानी कि गल करके क्या पिघलना शुरू हो जाएगा और नीचे गिरना भी शुरू हो जाएगा। तो अब आइए इसको हम समझते हैं, जो कि देखिए यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण किसे कहेंगे। ठीक है ना, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है ना,
तथा ऊष्मा जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु अथवा किसी वस्तु में उसके एक भाग से दूसरे भाग में जाती है तो इस क्रिया को ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है ना। आप क्या कीजिए, इस परिभाषा को लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। तो आप जो यहाँ पे देखे जितना भी बात था तो हम यहाँ पे परिभाषा में लिख लिए और इसका जो क्रियाकलाप था इसके द्वारा हम समझ लिए कि ऊष्मा का स्थानांतरण किसे कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ जो इसी का है, इसको पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है। ठीक है। कौन कौन सा विधि है? पहला में चालन है, ठीक है, दूसरा में संवहन है और तीसरा में क्या, विकिरण है। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, कि चालन। ठीक है। तो यहाँ जो है, तो यहाँ जो कुछ क्रियाकलाप किया हो गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए चम्मच है, पेंसिल है, डिवाइडर है और पेन है। ठीक है। ये सब रखा हुआ है। तो यहाँ जो है, तो यहाँ पे बताना है कि वस्तु कौन सा है, पदार्थ वस्तु जिससे बनी हुई है, क्या इसका दूसरा सिरा गर्म हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे वस्तु में अब यहाँ पे चम्मच है, तो चम्मच किससे बनी हुई है, तो हम देखेंगे चम्मच जो है ना वो स्टील से बना हुआ, तो इसका दूसरा सिरा गर्म हुआ, तो हम बोलेंगे हाँ दूसरा सिरा गर्म हुआ है। ठीक है। उसी तरह अब जो डिवाइडर है, तो डिवाइडर क्या है, स्टील से बना हुआ है। ठीक है। तो वो गर्म हुआ कि नहीं, तो वो भी गर्म होगा और उसका दूसरा सिरा भी गर्म होगा। तो इसी प्रकार से जो भी है, लोहे की छोटी छड़ है या फिर पेंसिल है, तो पेंसिल को भी जब हम रखेंगे तो लकड़ी का बना हुआ है, उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब आइए हम देखते हैं इसका जो दिया हुआ है चालन क्या है। तो चालन को हम देखेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाता है। ठीक है। तो चालन किसे कहेंगे, तो आप जो यहाँ से इसको देख करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में दिया हुआ, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा ही होता है। जो ठोस वस्तु होगा तो उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा, यानी हमेशा जो है चालन प्रक्रम के द्वारा ही होगा। जैसे कि लोहा हो या फिर एल्युमिनियम हो, स्टील, कुछ भी हो। ठीक है ना। जो भी ठोस होगा, ठोस यानी कि लकड़ी छोड़ करके। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका जो क्या होगा, चालन के प्रक्रम द्वारा ही होगा। अब देखिए इसी का जो चालन है, ठीक है, चालन के कौन कौन सा प्रकार है यहाँ पे देखेंगे, चालक है, कुचालक है और ऊष्मारोधी है। तब देखिए चालक क्या होगा, कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया होता है चालक किसे कहते हैं, तो चालक जो है आप इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब कुचालक क्या होता है, तो कुचालक को इस क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे जो परिभाषा दिया हुआ है, वैसा पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। जैसे कि लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, ठीक है, ये ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। जैसे कि घर में जैसे तावा है, ठीक है, या फिर सस्पेन है, ठीक है, तो उसके जो देखिएगा बेट में या तो फिर लकड़ी लगा रहता है या फिर प्लास्टिक लगा रहता है, जिसको अगर तवा जब गर्म हो जाता है तो क्या करेंगे, उस बेट को पकड़ के उतारने से जो कि हाथ नहीं जलेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि वो क्या है, लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कुचालक किसे कहते हैं। अब देखेंगे ऊष्मारोधी। ठीक है। अब कहते हैं ऊष्मारोधी क्या होगा, तो ऊष्मारोधी जो होता है, ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मारोधी कहते हैं। जो ऊष्मा का कुचालक होगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे ऊष्मारोधी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे संवहन। ठीक है। तो संवहन को देखने से जो इसका देखने से पहले सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बीकर में, ठीक है, या फिर गोल पेंदी वाला जो फ्लास्क होगा उसमें क्या होगा, जल से 2/3 भर दीजिए। ठीक है। और इसे इस प्रकार रखने का प्रबंध कीजिए कि इसके नीचे एक मोमबत्ती जलाई जा सके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। और इसको जो है एक जल स्थिर हो जाए तो स्ट्रॉ की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल या फिर रवा जो बोलते हैं, जिसे फ्लास्क की पेंदी पर रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रख करके गर्म किया जा रहा है। ठीक है। अब देखेंगे कि जो संवहन था वो क्या होता है। जब जल को हम गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, अगर यहाँ पे हम लगाएं तो यहीं का जल क्या हो जाएगा, गर्म होगा। जब गर्म होता है ना तो गर्म जल क्या होता है, ऊपर उठता है
इस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल, जैसे कि ये यहाँ से ऊपर उठा तो इसके जो आसपास का जो ठंडा जल होगा इससे क्या होगा, इसके स्थान पर आकर के भर जाएगा। ठीक है, फिर यह जल क्या होता है, गर्म होकर के धीरे धीरे ऊपर उठता है तथा आसपास के जल इसके स्थान पर आ जाता है। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि प्रकाश का सारा जल गर्म ना हो जाए। तो इसी को हम लोग क्या उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ठीक, अब कहेंगे संवहन किसे कहते हैं, तो संवहन जो है हम यहाँ पे जो परिभाषा है, तो देखिए द्रव तथा गैस उष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए इन्हें चालन विधि द्वारा गर्म नहीं किया जा सकता। ये उष्मा का स्थानांतरण की एक दूसरी विधि द्वारा गर्म होते हैं जिसे संवहन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ से भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से भी आप देख करके लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है यहाँ से इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, कहता वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार द्वारा होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, तो यहाँ भी जो है संवहन विधि द्वारा ही जो होगा ना, ये वायु में उष्मा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, और धुआं जो है ऊपर की दिशा में जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे वायु भी जल की तरह सबसे पहले लौ के पास गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की हवा फिर उस स्थान पर आ जाती है और यह संवहन की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था वायु किस उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे संवहन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है संवहन क्या कहता है, संवहन का ही उदाहरण है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एक मोमबत्ती जलाइए, इसके ऊपर एक शीशे की नली तिरछी लटका, जैसे कि यहाँ पे लटका हुआ है, दोनों सिरा खुला हो। अब मोमबत्ती के लौ को नली के लगभग बीच के हिस्से के नीचे रखिए। ठीक है, तो नली के दोनों सिरों के सामने अपने हाथ रखिए और अनुभव कीजिए कि ऊपर वाले खुले भाग से अधिक गर्म हवा निकलती है। तो यहाँ पे जिस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इसे निकलेगा कि क्यों निकलेगा, तो ये संवहन के कारण ही निकलेगा। ठीक है ना, संवहन जो विधि है उसी के कारण निकलेगा। तो अब हम देखेंगे आगे। तो अब यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थल समीर और समुद्री समीर। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि ये जो है यानी कि किसका उदाहरण, तो ये भी जो है संवहन का ही उदाहरण है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर देखिए तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के किनारे के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, तो स्थल के ऊपर की वायु क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, और गर्म होकर के क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। इसके स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से जो ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, जैसे कि यहाँ पे क्रियाकलाप में, यहाँ जो क्रियाकलाप दिया था, यहाँ पे जो पानी जब गर्म करते हैं तो यहाँ से जो पानी गर्म होता है ऊपर उठ जाता है और जो ठंडा पानी होता है इसके जगह पे आके भरता है। तो ठीक यहाँ पे उसी प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ वायु था गर्म होकर ऊपर उठता है और जो समुद्र से यानी कि ठंडा हवा आता है उसके जगह पे भर जाता है। ठीक है, अतः शाम को समुद्र की ओर से जोर की हवाएं चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों खिड़कियाँ समुद्र की ओर बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे रात्रि में यह प्रक्रम ठीक उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और इसे ही थल समीर कहते हैं। ठीक है, तो जो कि ये जो है इन दोनों का प्रकार जो समीर का कारण संवहन ही होता है। ठीक है, यानी इस तरह का हवा का कारण क्या होगा, संवहन ही होगा। तो अब हम देखेंगे आगे जो कि विकिरण है। ठीक है, तो विकिरण क्या होगा, किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे नोट में कि सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही निरंतर पहुँचती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकिरण के बारे में दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्दियों तथा गर्मियों के हमारे पहनने के वस्त्र। ठीक है ना, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्रियाकलाप 9। पहले इसको देखते हैं फिर यहाँ पे इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ टीन के एक जैसे 2 डब्बे लीजिए। ठीक है, इनसे एक के बाहरी पृष्ठ को काले रंग से तथा दूसरे डब्बे के बाहरी पृष्ठ को उजले रंग से रंग दीजिए। दोनों डब्बों में समान मात्रा में जल भर कर दोपहर के समय 1 घंटे तक धूप में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है
दोनों डब्बों से भरे जल का ताप मापिए। क्या आप दोनों डब्बों के जल के ताप से कुछ अंतर पाते हैं? किस डब्बे का जल अधिक गर्म है? जल को छूकर भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको जो काले रंग से रंगा गया और इसका जो पेंदी है यानी इसको जो क्या क्या उजले रंग से रंगा गया है। तो हम देखेंगे जो काले रंग का जो रंगा हुआ है, ठीक है, इसका जो जल जो होगा ना वो अधिक गर्म होगा, इसकी अपेक्षा इसका जल क्या होगा, अधिक गर्म होगा। क्योंकि देखिए काला रंग जो होता है उष्मा का क्या होता है, क्या उष्मा का जो होता है ये इस उष्मा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण से इसका जल गर्म हो जाएगा। और यहाँ जो उजला है, उजला वाला पेंदी होगा वो क्या होगा, यानी कि उष्मा का ये अवशोषण नहीं करता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, इसका जो जल होगा वो उतना गर्म नहीं होगा जितना कि ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम यही अनुभव करेंगे कि जो कि काले रंग का जो जल होगा वो अधिक गर्म होगा और उजले रंग का होगा वो कम होगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ सर्दी तथा गर्मियों के हमारे पहनने के वस्त्र, ठीक है। तो हम गर्मियों में सूती और हल्के रंगों के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और जाड़ों में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र क्यों? तो देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे क्यों पसंद करते हैं। देखिए गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र, यहाँ से हम देखेंगे कि गर्मियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह प्रतीत होता है, ठीक है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। सफ़ेद तथा हल्के रंग का अधिक वस्त्र अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए सर्दियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक होते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसका आंसर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि गर्मियों में हमें जो सूती और हल्के रंग के वस्त्र पहनना क्यों पसंद होता है और जाड़ों में जो होता है ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र जो है पहनना क्यों आरामदायक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण यानी कि गर्म बनाए रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन उष्णरोधी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु रहती है जो हमारे शरीर से उष्मा को परिवेश से विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अधिक सर्दी से हम एक मोटे कंबल की जगह दो अपेक्षाकृत पतले कंबलों को एक के ऊपर दूसरे को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच जो है वायु की परत होती है, जिससे हम लोग को क्या होता है, गर्मी का अनुभव होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो इसका अध्याय था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।